वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग तीसरा यूनिट करेंगे जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे चैनल इम्पैक्टिका क्लास है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा लेक्चर खत्म होने के 2 घंटे बाद। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो इसीलिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहां से जाके आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए जाएंगे तब आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज के 4 पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मेरे एग्जाम में आया था, जो मैंने टूरिज्म के एग्जाम पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिया था। तो उसको अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फोर्थ टाइम स्टैम्प जो है वहां पर जाइए और वहां से आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इससे पहले हम लोग ने जो 2 यूनिट्स किया, आपका यूनिट 1 और यूनिट 2, उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो नाम से प्लेलिस्ट फॉर फरवरी 2023 एग्जाम, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यूनिट 1 जो कि टीचिंग और यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा यूनिट के बारे में समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो किस लिए आता है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग ये जो यूनिट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, डेली एक चैप्टर करके कंप्लीट कर रहे हैं, वो टारगेट स्पेसिफिक, मतलब एग्जाम के लिए हम लोग मेनली पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसका आइडिया हमें होना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन की अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स रहेंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मार्क्स ईच, तो आपके हो गए 10 मार्क्स। 10 मार्क्स। अब ज्यादातर एग्जाम्स में क्या किया जाता है, ज्यादातर शिफ्टों में इस कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले दे दिया जाता है। ये याद रखिए कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में काफी टाइम लगता है, स्पेशली जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो सभी स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा टाइम यूज कर लेते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। कॉम्प्रिहेंशन चाहे कहीं भी दे, सामने, मिडिल में या फिर एकदम लास्ट में, हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन जो है पेपर 1 में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद करना है कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा हम लोग को टाइम नहीं देना है। मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि उसमें फुल मार्क्स लाया जा सकता है, जैसा कि बहुत जन का आता है फुल मार्क्स। तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग को 10 मिनट देना चाहिए और कम से कम हम लोग को 7 मिनट रखना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए और उसका आंसर देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहले कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसको पहले मैंने इंग्लिश फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आप लोग का जो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर है ये आपके आया था नेट दिसंबर 2018 में। तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए मैं आप लोग को 2 मिनट दूंगा। आप लोग को इससे ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अब मैं हिंदी में टर्न करूंगा। आप लोग को अगर भी ये पढ़ना है तो आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये नहीं देख रहे कि कौन कितने जल्दी क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन का। तो आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। अब हिंदी में देखते हैं। अब फिर से हम लोग 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुकेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि ज्यादातर मैंने इससे पहले जो 2 यूनिट्स पढ़ाए थे उसमें मैंने बोला था कि हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए या फिर वाइस वर्सा। आपको इंग्लिश समझ नहीं है तो हिंदी में देखिए। कॉम्प्रिहेंशन जब आप पढ़ेंगे किसी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसी लैंग्वेज में पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि आप हिंदी भी पढ़ रहे और इंग्लिश भी पढ़ रहे। तो किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए और उसी लैंग्वेज में पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ विल एन ओपन वर्ल्ड फंक्शन। ऑप्शन ए है विथ लिमिटेड चॉइसेस, बी है इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन, सी है इंफॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिव और डी है इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड। चार ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लगता है? तो इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए हाउ विल एन ओपन वर्ल्ड फंक्शन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन which of this are characteristic of a closed world। यहाँ पर पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक कौन सा क्लोज वर्ल्ड का। क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर वहां पर दो वर्ल्ड की बात की गई है, ओपन और क्लोज्ड वर्ल्ड। यहाँ पर पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लोज वर्ल्ड। देखिए हमेशा आपको सही आंसर पता होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको एलिमिनेशन के प्रोसेस से सही आंसर कैसे लाना है वो भी जानना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड वर्ल्ड। तो अगर आप नंबर 5 ऑप्शन देखें, इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय ऑल, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा आपका। आपका ऑप्शन बी कट गया क्योंकि यहाँ पर 5 है। ऑप्शन सी भी कट गया क्योंकि यहाँ भी 5 है। ऑप्शन डी भी कट गया क्योंकि यहाँ भी 5 है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए 1 2 3 और 4। तो आपको बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपने देखा जो कि गलत है, उसी में से आपको आंसर मिल गया।
के बाद देखते हैं व्हाट आर द स्टेटस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन एन ओपन वर्ल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिप्लेस्ड बाय रेन्यूमरेशन राइट्स। ऑप्शन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑन प्रेजेंट डे वर्ल्ड? यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ह्यूमन टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मशीन्स। ऑप्शन डी। उस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है ये। द क्रक्स ऑफ द पैसेज कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन आपके काफी बार आता है कि पूरा पैसेज पढ़ के आपको क्या समझ में आया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार आपका पहले पूछ दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, पर ये लास्ट में देखा जाता है। हालांकि आपको पैसेज पूरा पढ़ना पड़ता है और एक अच्छा आइडिया रखना पड़ता है पैसेज के बारे में उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो वही है कि पैसेज पढ़ के आपको क्या समझ में आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। देखिए ये लाइन तो आपका सबसे पहले, दोज हु ओन इंफॉर्मेशन विल ओन द फ्यूचर। आप कॉम्प्रिहेंशन को अगर देखें तो ये सबसे पहला लाइन है, डिजिटल एज who owns information owns the future। तो इसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपका नंबर 2 तो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है, सी या फिर डी नहीं होगा क्योंकि उसमें नंबर 2 नहीं है। तो आपका 2 और 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 भी हो गया 3 भी हो गया। अब मुझे देखना नंबर 1 है या 4 है। तो 1 का पहले पढ़ते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इज डेंजरस, और 4 पढ़ते हैं मोनोपोली ऑफ डिजिटल राइट्स हैज लेड टू अनइक्वल ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सही है? आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी इज डेंजरस। देखिए लास्ट लाइन जो है, लास्ट पैराग्राफ वही बताता है हमें।
कहाँ गया? The danger though is that robots run on information, software, data algorithms, and at present the ownership of this sort of information is unequal. मतलब ये डाटा और इंफॉर्मेशन पे, एल्गोरिदम पे कोई भी रोबोट काम करता है, और ये रोबोट बनाना या फिर कोडिंग लिखना है, ये सब क्या कुछ लोगों ने इस पर महारत हासिल किया है। तो इन पूरे दुनिया में इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और यही है आपका डेंजर। तो देखिए आपके 5 जो क्वेश्चंस थे वो काफी आसान था, और पैराग्राफ भी काफी आसान था। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में, इसमें हम लोग गलत कर देते हैं कि हम लोग उस टाइम काफी प्रेशर में रहता है, और इसमें भी शायद आप लोग में से किसी को कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, तो इसलिए क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हैं। देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो मैं बहुत लेफ्ट के तरफ देख रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं ये कॉपी दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें मैंने सारे आंसर्स नोट डाउन किया, और तब भी मुझे देखना पड़ रहा है कंफर्म करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी फिर से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग कॉम्प्रिहेंशन को काफी आसानी से कर पाओगे। तो फिर से बढ़ते हैं सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन में अगर देखा जाए तो फिर आप लोग जब कॉम्प्रिहेंशन को पहली बार पढ़ेंगे तब जल्दी से पढ़िए, कि मतलब आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि पैसेज किस चीज के बारे में बोल रहा है, और कौन सा चीज कहाँ पर है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड कहाँ पर है। जब आप लोग को दिखाई दे कौन सा डिफिकल्ट वर्ड है, तो आप लोग को एक पेपर दिया जाएगा, और घर में से आप लोग पेन लेके जाइए। पेन 2 कलर का होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका ब्लैक कलर और दूसरा होना चाहिए ब्लू कलर। जब भी आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर में आप लोग राइट डाउन कीजिए ब्लू इंक में जो भी आपका नोट डाउन करना है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो सब आपको नोट डाउन करना होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं डिफिकल्ट वर्ड से ज्यादातर आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और फिर जब आपने नोट डाउन किया, आंसर दे दिया, मान लीजिए आपने किसी चीज का आंसर नहीं दे पाए, तो आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक पेन ला के वहां पर क्रॉस कर देना है, ताकि आप जब फिर से उस नोट्स को देखो तो आप ज्यादा जल्दी से समझ पाओ कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे बाकी है। तो इसलिए आपको 2 कलर का इंक ले जाना है। पहली बार कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी पढ़ना है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उससे नोट डाउन करना है, और सेकेंड टाइम आप जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तब आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चलेगा कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसी पार्ट को आप लोग सिर्फ पढ़ोगे। तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। आपकी कोरोना वायरस के बारे में है, कोविड-19, जून 2019। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द मेजर क्राइसिस फेस्ड बाय द वर्ल्ड सिंस वर्ल्ड वॉर टू इज इन विच एरिया। ये देखिए काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी, हेल्थ। ये उस टाइम में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे ड्यूरिंग द कोविड-19। मेजर क्राइसिस कहाँ पर था, हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पैंडेमिक हैज लेफ्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज अनएफेक्टेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो कि है टेलीकम्युनिकेशंस। तो कोविड-19 के टाइम पे आपको अगर याद होगा तो फिर ऑनलाइन ज़माना आ गया था, सब कुछ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, फ़ोन के द्वारा किया जा रहा था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्टिनेंट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19। ये तो आप अगर पैसेज ना भी पढ़े तो इसका आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। Which of the following organization has given technical lead to lead to UN Social Economic Recovery Plan? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है यूएनडीपी। एक बार इसको चेक करते हैं। इन सोशल इकोनॉमिक लोग, हाँ ये देखिए, यूएनडीपी इज द टेक्निकल लीड। In wake of COVID-19, which of the following organization establishment will have least chances of closure? तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को समझिए तो आंसर इजी है काफी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कोविड-19 के दौरान ऐसा कौन सा इंडस्ट्री था जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और जो कि बंद होने का चांस सबसे कम है। वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, जो कि आपका हेल्थ केयर सेंटर, ऑप्शन बी। अब दूसरा कुछ कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जब आप एक बार सॉल्व कर लेंगे उसके बाद दूसरे कोई क्वेश्चंस पे चले जाइए। पेपर 1 से भी हो सकता है, आपके पेपर 2 से भी हो सकता है। क्यों, जब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं
अब हम लोग का माइंड एक तरफ ही चलने लगता है और हम लोग को लगता है जो आंसर हम लोग ने दिया वो सही आंसर है, लेकिन एक बार हम लोग को उसको रिवाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोग को एक फ्रेश माइंड से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं और आंसर में अगर कुछ गलत हो तो उनको सही कर सकते हैं। और ये तो मैंने पहले ही बताया कि आपको पेन और पेपर दिया जाएगा, पेन नहीं दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा। आपको घर से पेन ले जाना है, ब्लैक और ब्लू पेन। वहां पर जाके आपको लिखना है फ्रेश तरीके से कि कौन कौन से क्वेश्चंस है और कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड है। ये याद रखिएगा कि पेपर 1 के लिए आप एक फ्रेश पेज यूज कीजिए, पेपर 2 के लिए दूसरा फ्रेश पेज यूज कीजिए, क्योंकि आपको उसमें क्वेश्चन पेपर में अब जब सॉल्व करेंगे ये याद रखिएगा कि नंबर नोट डाउन करें कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका नंबर नोट डाउन कीजिएगा। और हमेशा याद रखिए कि पेपर 2 के लिए अलग पेज और पेपर 1 के लिए अलग पेज लेना है आपको। चलिए तीसरा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं। इसके बाद वो कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे जो मेरे एग्जाम में आया था। तो अभी तक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको आइडिया तो हो गया होगा। कॉम्प्रिहेंशन काफी आसान आता है, लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंशन आपको डिफिकल्ट आता है तो ये समझ लीजिए कि बाकी क्वेश्चंस आपको आसान आएंगे, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न्स मतलब बनाया जाता है उसमें 30 to 33 मार्क्स आपको मिल सकता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है। अगर कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट है तो दूसरा कोई पार्ट आपको इजी मिलेगा। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था और इंडिया पे कैसे उसके इफेक्ट हुआ था।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लास्ट ग्रेट वॉर ऑन इंडियन लिटरेचर। तो ये तो आपको पहले लाइन में, पहले या दूसरे लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट एग्रेवेटेड पॉपुलर डिवल्शन अगेंस्ट वायलेंस। ऑप्शन बी। What did Tagore articulate in his last statement, testament? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सपोज द ह्यूमन प्रिटेंशन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड से आपको पता ही है कि यूरोप और अमेरिका के बारे में बात किया जा रहा है। तो वहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि हम लोग इंसानियत या फिर इंसानों के बारे में काफ़ी सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर ही इंसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। वर्ल्ड वॉर वन की बात करें कि वर्ल्ड वॉर टू की बात करें, जहाँ पर हजारों लाखों जूस को गैस चैम्बर में बंद करके मारा जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्सपोज द ह्यूमन प्रिटेंशन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द स्टांस ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट वॉर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जेंस ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इन इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में जो राइटिंग है, राइटिंग की क्वालिटी नीचे जाने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रेट एगनी और पार्टीशन। मतलब पार्टीशन में जब दोनों देश अलग हो गए थे और भाई ने भाई को मार दिया था, भाई बहन अलग हो गए थे, सबके घर जल गए थे। पार्टीशन के दौरान क्या था, लिटरेचर आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि इंसान क्या देखे, इंसान सबसे पहले देखता है कि खुद को बचाने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए। उस टाइम पे लिटरेचर आपका पीछे हट गया था, क्योंकि कोई भी राइटर उस टाइम कुछ लिख नहीं पा रहा था, सभी अपने आप को खुद को बचाने में लग गए थे। अब उसका जो दर्द था उसको सहने के लिए काफी वक्त चाहिए था और काफी हिम्मत भी चाहिए था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। वही देखिए कि पैसेज पढ़ के आपको क्या समझ में आया है। पैसेज हैज द मैसेज दैट
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट लिटरेचर इमर्जेस आउट ऑफ द चेन्स ऑफ कॉन्फ्यूलेशन। तो बंटवारे के 5 से 10 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान से राइटर्स ने ऐसे ऐसे पोइट्री लिखे, पोइट्री या फिर स्टोरी ऐसे लिखे कि वो दुनिया में पूरे फेमस हुए हैं। ये आपने सुना ही होगा कि कोई भी राइटर, कोई भी जो आर्टिस्ट होता है, जितने उसके जिंदगी में ज्यादा दर्द होता है उतने ज्यादा अच्छे वो अपने काम में होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्रेट लिटरेचर इमर्जेस आउट ऑफ द चेन्स ऑफ कॉन्फ्यूलेशंस। तो चलिए अब हम लोग जो लास्ट पार्ट है, मतलब जो मैंने एग्जाम में सॉल्व किया था आपके अक्टूबर में, उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने सॉल्व किया था। हालांकि मुझे 5 क्वेश्चंस मिले थे जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन सही किए थे और एक गलत हो गया था। चलिए आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप लोग के कितने सही हुए हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फिर से। ये आखिरी पार्ट है तो समरी में हम लोग देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या सीखा। कॉम्प्रिहेंशन में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें आपके 2 मार्क्स रहेंगे और टोटल आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस है। कॉम्प्रिहेंशन को आपको आखिर में अटेम्प्ट करना है, चाहे कोई भी पार्ट में आपको कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे, आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंशन जो है आखिरी पार्ट में ही करना है। और काफी बार क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो है एक के बाद एक नहीं देते, जैसे 46 47 करके नहीं देते, 46 47 ऐसे करके एक के बाद एक 50 तक नहीं देते। बहुत टाइम पे कॉम्प्रिहेंशन क्या हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आपको एक क्वेश्चन दे दिया 21 में, फिर दे दिया आपको 25 में, 26 में, 29 में, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप जो नोट डाउन करें उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए हैं। राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड, तो जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगेगा जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वर्ड आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए कि उसी में से ज्यादातर टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं। और रीड फॉर द आंसर्स, और जब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आंसर के लिए उस जगह को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन मतलब उस जगह को ध्यान से पढ़िए और उस जगह से आंसर एक बार लिखने के बाद फिर से थोड़ी देर बाद उससे रिवाइज कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन जो हम लोग मैंने एग्जाम में सॉल्व किया था उसको देखते हैं।
चलिए अब हिंदी में देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Which was the statement of fact in the speech of Mahatma Gandhi at Banaras? देखिए आपके 4 ऑप्शंस है, नीचे आपके हिंदी में सेम क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर जैसा आपके आएगा तो आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, तो पीडीएफ में ऐसे ही आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द इंडियन नेशनलिज्म वाज एलिटिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन इंटेंट ऑफ द पैसेज इज टू डिस्क्राइब। देखिए ये वही क्वेश्चन है कि पैसेज पढ़ के आपको क्या समझ में आया है। तो ज़्यादातर टाइम ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है ताकि पैसेज स्टूडेंट ने पूरा पढ़ा है कि नहीं, उसको अच्छे तरीके से सब समझ में आया है कि नहीं, इसे चेक किया जा सके। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज अ रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लीडर। Which issue propelled Gandhiji to the national stage for a wider movement? इसका मैंने गलत आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर 2 दिया था मैंने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द रावलत एक्ट। जब आंसर की रिलीज किया गया था वहां पर देखा था मैंने कि आंसर नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, जो कि है द रावलत एक्ट। आंसर की के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एग्जाम देने के बाद कैसे आपका आंसर की मिलाया जाता है, मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया जाता है, कट ऑफ देखा जाता है, सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ एग्जाम की तरफ देखिए। गांधी जी स्पीच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी क्वेश्चन,
गांधी जी could put his percept into practice during. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, द चंपारण कैंपेन। तो चलिए वीडियो यहीं पे आपका ख़त्म होता है। ये वीडियो आपका थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन आई होप आप सबको मदद मिला इस वीडियो से और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो अगले बार हम लोग मिलेंगे 26 को कम्युनिकेशन चैप्टर के साथ, जो कि हम लोग का यूनिट 4। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और आप लोग का प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए। और ये जो फॉर्म फिलअप है उसका डेट का एक्सटेंशन हुआ है, तो उसको आप लोग ने जिसने अभी फॉर्म नहीं भरा है, आप लोग ज़रूर उसका फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप लोग को एक बार एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एग्ज़ाम में बैठ के कैसे लगता है। और ये जो आप यूनिट्स कर जा रहे हैं, ये जो आप पूरा सीरीज कर जाएंगे 10 यूनिट का, वो आपके एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए काफ़ी होगा, मोर देन एनफ होगा। वो आपको कम से कम 30 टू 35 मार्क्स दिला देगा। तो आई होप आप लोग सब उसका फॉर्म भरे। एग्जाम देने का एक्सपीरियंस कैसा होता है उसको एक बार एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग फिर से 26 को।